नमस्कार, ये एनबीबी पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 280 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हादसे के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई हैं, जबकि कई के समय में बदलाव किया गया है। देश ही नहीं, विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर हालात का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। वो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने घटना को लेकर उनको जानकारी दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और लगभग 280 लोग इसमें मर गए हैं और पीएम मोदी भी बालासोर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ओडिशा के अंदर बालासोर के ट्रेनों का जो हादसा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में नहीं पूरे विदेशों में भी कहीं ना कहीं इसकी चर्चा की जा रही है, जहाँ तक कि दुख भी व्यक्त किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस ट्रेन हादसे के अंदर लगभग 280 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से करीब घायल बताए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर मरने वालों की संख्या की बात करें वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई थी और अब जो बालेश्वर है वो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी है वो पहुंचे हैं और लगातार अधिकारियों के द्वारा जायजा लिया जा रहा है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है इसके अंदर कारण क्या था। मतलब जिस तरीके से मरने वालों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं देश में नहीं पूरे विदेश में भी कहीं इसकी चर्चा है और यहाँ तक कि दुख भी व्यक्त किया जा रहा है। मगर इसको लेकर अब जांच की ये रेल मंत्री की तरफ से कमेटी बिठाई गई है जिसके आधार पर ये स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या था इतनी महत्व का। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वो अब शायद खत्म हो गया है। इसको लेकर क्या अहम जानकारी है कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी कैसी स्थिति है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रेल हादसे की तो जिसके अंदर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें वो अब खत्म हो चुका है और लगभग कह सकते हैं लगभग 280 के करीब जो है इसके अंदर से मौतें हो चुकी है। मगर 900 से ज्यादा के करीब जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का आसपास के अस्पतालों के अंदर उपचार भी किया जा रहा है। मगर कहीं कहीं अंदेशा ये भी है कि अभी मरने वालों की संख्या जो है वो शायद बढ़ सकती है। मगर इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कहीं बालेश्वर पहुंच चुके हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो घायल है उनका इलाज हो सके और जो कारण है यानी कि ट्रेन हादसे का तो उसके अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जांच बिठाई गई है। मतलब अब देखना होगा इस हादसे के बाद केंद्र सरकार के द्वारा कितने बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो लगभग सभी राजनेताओं ने इस दुर्घटना पे दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमेशा केंद्र सरकार की ओर से और रेल मंत्री की ओर से कवच की बात की जाती थी। तो इस तरीके का हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में ये सवाल है कि कवच कहाँ था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की और विपक्ष की तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सब सरकार की आलोचना भी करता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कवच की बात करें क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि रेलवे प्रशासन की तरफ से भी और रेलवे मंत्री की तरफ से भी ये सुरक्षा कवच बनाया जा चुका है। मगर वो सुरक्षा कवच कितना कारगर था ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि जो तीन ट्रेन जो आपस में भिड़ी है उसके बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके साथ जाएगा कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर था जिसकी वजह से इतना हादसा हुआ है। मगर अब जिस तरीके से बात करें सरकार की तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है और यहाँ तक कि कमेटी का भी गठन किया गया है। उस कमेटी के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस हादसे के अंदर चूक कहाँ हुई थी और इसका वजह क्या है। ये जानकारी जो है वो सरकार के द्वारा बाद में डिस्कस की जाएगी। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कर्ज में डूबे पंजाब को केंद्र सरकार ने अब एक और आर्थिक बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब की उधारी सीमा में 18,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। पंजाब के पास अपने सकल घरेलू उत्पाद के
3% की उधार सीमा है, जो सालाना 39,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने अब पंजाब की सालाना कर्ज सीमा को 18,000 करोड़ कम कर दिया है, यानी अब पंजाब सरकार सिर्फ 21,000 करोड़ सालाना कर्ज ही उठा पाएगी। पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ दूसरी जगह पे, क्योंकि वो एग्रीमेंट के तहत मिलते हैं। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जिस तरह हैल्थ के फंड्स ने वो भी वायलेट किए ने, और जिस तरह मुहल्ला क्लिनिकां च कन्वर्ट करते और वैलनेस सेंटर जोड़े आ। और ये मैं समझदा एक बहुत बड़ी कोताही कर रही है पंजाब सरकार, और केजरीवाल इस चीज़ का हैबिचुअल ऑफेंडर आदि है। और वो समझते हैं कि ये साडा इस तरह का धक्का चलता रहेगा, केंद्र नूं असीं बदनाम करांगे पंजाब के नाम ते कि पंजाब नाल धक्का हो रहा। ये मैं समझदा बहुत मंदभागी गल आ। और इन्हां नूं केंद्र के फंडां नूं ठीक जगह यूज़ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। पंजाब की आर्थिक दिख भी खराब कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और ये पंजाब सरकार ठीक तरह नाल प्रशासन ते विकास के काम चलाउण दे अंदर ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के नाल विजय वोरा, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरीके से देखा गया कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका दिया गया है और लोन की जो सीमा थी उसको घटा दिया गया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। अगर बात की जाए तो केंद्र से जो फंड आते हैं उनकी जो सीमा थी उसको सीमा को कहते हैं भी जो 39 करोड़ रुपीस जो सालाना लोन लिया जाता था केंद्र सरकार से उसको कम कर दिया गया। उसको 18,000 कम करते हुए 21,000 करोड़ जो है अब लोन जो ले सकेगी। और साफ तौर पर ये कहना था जो भाजपा के सीनियर नेता है हरदीप केजरीवाल, उन्होंने तंज कसा हमारी पार्टी सरकार पे भी। इन्होंने जो केंद्र सरकार से जो पैसा आता था विकास की नीति को पंजाब के विकास के लिए खर्च करना पड़ता था या और करना पड़ता, इन्होंने पैसे की दुरुपयोग किया, पैसे की डाइवर्ट करते हुए ये मोहल्ला क्लिनिकों पे खर्चने लगे, कहीं और खर्चने लगे। इसी को देखते हुए जो है केंद्र की सरकार ने, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने जो पैसे की जो लोन की किस्त थी उसको कहते हैं भी कम करने का फैसला किया है। हालांकि अकेला पंजाब का नहीं किया, इसमें और भी ठीक है विजय वोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
डॉक्टर के एनपीए के मामले को लेकर प्रदेश सचिवालय में डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में डॉक्टर्स की मांगें मान ली हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। हालांकि सरकार ने एनपीए पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर विचार करने की बात कही है और प्रशिक्षु चिकित्सकों ने भी इसमें सहमति जताई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एनपीए सरकार ने बंद नहीं किया है, ये नोटिफिकेशन नई भर्ती होने वाले डॉक्टर्स को लेकर है। जब नई भर्ती होगी उस समय इस पर विचार किया जाएगा। कुछ मुद्दे रखे एसोसिएशन ने भी रखे। हमारी उनसे एक नाराजगी थी। वो नाराजगी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससीए स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो उनकी मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की, तो कन्फ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की। तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था। तो उनकी कुछ मांगे थी, उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डे रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इश्यूज एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा। एनपीए के मुद्दे में हमारी विस्तार से चर्चा हुई। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो मांग है ये जायज़ है और हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें कोई भी जो है इससे किसी को भी आहत नहीं होगा या किसी को भी हानि नहीं होगी। तो जैसे सरकार ने बोला है तो हम अगर जल्दी से इसकी अधिसूचना जो है डी नोटिफाई करके हमारे पक्ष में ली जाती है तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देंगे और दे भी रहे हैं हम। और बाकी मांगों के बारे में जो भी हमने विस्तृत से इसकी जानकारी दी, चर्चा हुई, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रवैया था कि एक आश्वासन भी था और उन्होंने इनको माना है कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चाहे हेल्थ कॉरपोरेशन की बात है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, कैडर सेपरेशन की बात है या जो भी और प्रिंसिपल्स और एमएस की पावर्स की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमारे पक्ष में लिया है कि वो भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है, यहाँ भी एक काम जो सुचारू रूप से हो और जो लोगों का जो विश्वास है एक डॉक्टर के ऊपर वो बना रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, एनपीए के मामले को लेकर आज एसोसिएशन के साथ एक बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ अहम निष्कर्ष निकला है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 5 दिनों से एनपीए के मसले को लेकर जो है डॉक्टर्स जो थे हड़ताल पे थे, पेन डाउन स्ट्राइक उनकी चल रही थी। तो इस मसले पे जो आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद जो है ये बैठक को टाल दिया गया है और ये हड़ताल को टाल दिया गया। और डॉक्टर अश्विन का कहना है कि जो ये हड़ताल थी ये एनपीए को लेकर की गई थी कि एनपीए जो है वो बंद कर दिया गया था डॉक्टर्स का, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ने कटाव किया है कि ये जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी डॉक्टर्स की, जो नए भर्ती होंगे उनको लेके ये एनपीए और उस पर भी जो है विचार किया जाएगा। तो अब जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी वो बैठक के बाद जो फिलहाल हड़ताल को टाल दिया गया है और उसको खत्म करने का निर्णय जो है डॉक्टर एसोसिएशन ने लिया है। और मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है जो एनपीए की बात कही गई है वो केवल नए डॉक्टर्स के लिए है। अभी जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स उनके लिए, उनके ऊपर जो है ये जो अधिसूचना है इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बस्तर से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। बस्तर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करके कांग्रेस ने 3 चरणों में जनसंपर्क अभियान करने की प्लानिंग बनाई है। विधानसभा, ब्लॉक और फिर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत सरकार में मंत्री और बस्तर के सभी विधायकों की उपस्थिति में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनावी रणनीतियां बनाई गई हैं। बस्तर में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में पूरे संभाग भर के करीब 2000 कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन में मंत्री, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद स्तर के नेता शामिल हुए थे। सीएम ने सभी को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरी जमीनी स्तर पर काम करने के भी निर्देश दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की तो उन्होंने अपना चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने किया था उससे बस्तर में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, लगातार चुनावी रणनीतियां बननी शुरू हुई छत्तीसगढ़ में। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों पार्टी अपनी रणनीतियां तैयार करने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, और चाहे वो प्रभारी की बात हो या फिर सब प्रभारी की बात हो, लगातार चुनावी रणनीतियां बनाने की जो जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी तारतम्य में कांग्रेस ने जो अपने रूप में तैयार किए थे पिछले दौरान जब रायपुर में बैठक हुआ था राजीव गांधी में, तब से लेकर के अब तक जो रणनीतियां बनाई गई इस पर लगातार वो अमल कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में बस्तर में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 2000 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। और इस कार्यक्रम में विधायक हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष हो या फिर तमाम पार्षद हो, सभी इस बैठक में मौजूद थे। 3 चरणों को लेकर के यहाँ पर प्लानिंग तैयार की गई है, रोडमैप तैयार किया गया। इसके थ्रू विधानसभा में पहला रोडमैप तैयार होगा, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद बूथ स्तर पर। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर जाएंगे और लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं, मुद्दे सरकार की योजनाएं हैं, उनको लगातार जन जन तक पहुंचाने के काम करेंगे। इसके साथ साथ जिन विधानसभा में बीजेपी कमजोर है या फिर काफी हावी है, उसको लेकर भी यहाँ पर समीकरण तैयार किया गया। तो तमाम तरीके के जो कंडे है, तमाम तरीके के जो उपाय है वो अपनाए गए हैं। तो इस स्तर पर एक बड़ा प्लानिंग है। इस प्लानिंग के तहत कांग्रेस आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों के लिए तय किया गया है। ठीक है टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एएनबी रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।